नमस्कार। आपका सा यूपीएससी में स्वागत है। हम आपके लिए इकोनॉमिक्स अप नाम का एक कोर्स लाए हैं जो कि आपकी यूपीएससी के लिए इकोनॉमिक्स और राइटिंग स्किल की लेखन कौशल की तैयारी करवाएगा। यह कोर्स बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस भागों में विभाजित है, परंतु हमारी आपको ये सलाह है कि आप इस कोर्स को एक के बाद एक क्रमानुसार देखें। मतलब पहला वीडियो आप पहले देखें, उसके बाद दूसरा वीडियो देखें और इस तरीके से उसे देखें। अगर आपको अच्छी इकोनॉमिक्स आती है तब भी, और यदि आप अन्य विषयों के बारे में कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं तब भी ये कोर्स आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इस कोर्स में आपको अन्य विषयों की कोई भी नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो भी टॉपिक बताए जाएंगे उसको अन्य विषयों से पूरा का पूरा रिलेट करके हम आपके सामने रखेंगे, तो आपको अन्य विषयों की थोड़ी भी और एक्स्ट्रा नॉलेज की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यह कोर्स आपको न केवल यूपीएससी के लिए इकोनॉमिक्स की तैयारी करवाएगा, बल्कि इसमें आपका लेखन कौशल भी डेवलप होगा, यानी कि राइटिंग स्किल भी आपकी तैयार होगी। यदि आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं तब भी यह कोर्स आपका समाज की ओर देखने का नज़रिया पूरी तरह से बदल देगा, इसलिए आपको यह कोर्स ज़रूर देखना चाहिए। इस कोर्स का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए इकोनॉमिक्स की 2 कॉपीज बना लीजिए। एक कॉपी नोट्स के लिए और दूसरी कॉपी प्रैक्टिस के लिए। नोट्स की कॉपी में लेक्चर में पढ़ाई बातों का नोट्स तैयार करिए जो आप समय समय पर रिवाइज करते रहेंगे, और प्रैक्टिस की कॉपी में उन सारे सवालों को हल करने का प्रयास करिए जो आपको यहाँ लेक्चर के दौरान दिए जाएंगे, क्योंकि लेक्चर के दौरान जो सवाल हम आपको देंगे उन सवालों को हल करने से आपका इस पर कमांड और अच्छा विषय पर हो जाएगा, और साथ ही साथ आप अपने राइटिंग स्किल को भी अच्छे से तैयार कर पाएंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके अलावा आपको इकोनॉमिक्स के लिए कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। करंट अफेयर भी इन्हीं के साथ पढ़ा दिया जाएगा। वैसे तो आप अपनी स्पीड के अनुसार लेक्चर देख सकते हैं, लेकिन मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप हर सप्ताह में 3 लेक्चर देखें और अगले दिन उसका रिवीजन करें तथा संडे को रेस्ट करें, जिसमें आप पूरे नोट्स को रिवाइज करें। तो अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपकी इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी और आपको कहीं कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि किसी लेक्चर की एक्सरसाइज को आप हल नहीं कर पा रहे हैं तो उस लेक्चर को दोबारा देखें और प्रयास करें कि आप उसको ठीक ठीक हल कर पाएँ। तो आइए अब सीधे कोर्स के फर्स्ट लेक्चर पर आते हैं। सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। इकोनॉमिक्स पढ़कर हम दुनिया में दुखों को दूर करने का प्रयास करते हैं। इकोनॉमिक्स, देखिए मैंने आपको क्या बात बताई कि इकोनॉमिक्स को पढ़कर हम दुनिया में दुखों को दूर करने का प्रयास करते हैं। आप इस बात से बिल्कुल कंफ्यूज हो गए होंगे, पर ये किस प्रकार है इसको हम अभी आगे समझेंगे। तो इकोनॉमिक्स में 3 सेंट्रल सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। 3 सेंट्रल क्वेश्चंस होते हैं, सेंट्रल केंद्रीय सवाल होते हैं। ये सवाल इस प्रकार से होते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। इकोनॉमिक्स
ओ जरा सा, तो देखिए 3 सवाल इस प्रकार से हैं, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी कि क्या उत्पादन करना है। क्या उत्पादन करना है, पहला सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल है कि उत्पादन कौन करेगा। ये सारे सवाल हैं, ये सेंट्रल क्वेश्चंस हैं, इकोनॉमिक्स में केंद्रीय सवाल हैं ये। फिर तीसरा है कि उत्पाद कौन इस्तेमाल करेगा। तो ये देखिए आपके सामने 3 सवाल उभर कर आ गए कि क्या उत्पादन करना है, उत्पादन कौन करेगा, उत्पाद कौन इस्तेमाल करेगा। अब कल्पना करिए कि भौतिक स्तर पर जो व्यक्ति दुखी है वो दुखी क्यों है, व्यक्ति दुखी क्यों होता है। उसके पास या तो कोई सामान नहीं होगा या उसके पास कोई सेवा या सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। यह बात ध्यान रखिए कि सेवा और उत्पाद दोनों को अब से हम सामान या गुड्स कहेंगे। इसका तात्पर्य गुड्स एंड सर्विसेज, अर्थात सेवा और उत्पाद या सेवा और सामान दोनों होगा। आप दुख का कोई भी कारण सोचिए, कोई भी कारण अपने मन में आप सोचिए, वीडियो पॉज करके, कि कोई व्यक्ति दुखी क्यों हो सकता है भौतिक स्तर पर। आपको सिर्फ और सिर्फ वही कारण मिलेंगे जिनको हमने जो 2 कैटेगरीज बताई हैं कि उसके पास कोई सामान नहीं है या उसके पास कोई सेवा नहीं है। इन्हीं 2 कैटेगरीज में आप इसे रख पाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुख के कोई भी कारण हो सकते हैं। जैसे कोई इसलिए दुखी है क्योंकि वो बीमार है, बीमार होने से व्यक्ति दुखी नहीं होता है। दुखी इसलिए होता है क्योंकि उसके पास उसका इलाज नहीं है, उसके पास अस्पताल की सुविधा नहीं है, किसी के पास खाना नहीं है, या किसी के पास फ्रिज नहीं है, या एसी या कार एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। अर्थात या तो उसके पास सुविधा नहीं है या सामान नहीं है, तो वो दुखी है। इस सुविधा और सामान को गुड्स एंड सर्विसेज कहते हैं, जिसे हम गुड्स कहेंगे जैसा हमने पहले बताया। तो ऊपर के सवालों में भी गुड्स का ही उत्पादन करना है। जो हमने 3 सवाल दिए हैं, क्या उत्पादन करना है, उत्पादन कौन करेगा, उत्पाद कौन इस्तेमाल करेगा, इन तीनों सवालों में गुड्स का ही उत्पादन करना है। तो गुड्स का उत्पादन कैसे होगा, ये एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। अगर मैं ये कहूं कि गुड्स का उत्पादन संसाधनों से होता है, तो संसाधन या रिसोर्सेज क्या हैं, ये 2 सवाल आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप थोड़ा सोचें तो आपको पता चल जाएगा कि किसी भी गुड्स जैसे अनाज के उत्पादन में जमीन, मानव, श्रम आदि का इस्तेमाल होता है। इसी प्रकार कपड़े बनाने में कपास, श्रम, मानव, मशीनों आदि का इस्तेमाल होता है। यदि गौर करें तो आप पाएंगे कि जमीन, कपास, मशीनों की क्षमता आदि सीमित है, मनुष्यों की संख्या भी सीमित है और सीमित है उनके श्रम करने की क्षमता। अतः किसी भी समाज या अर्थव्यवस्था के संसाधन सीमित होते हैं और उन सीमित संसाधनों से ही उसे
अपने लिए गुड्स बनाने होते हैं। तो हर व्यवस्था को ये निर्णय करना होता है कि वो अपने सीमित संसाधनों में से कौन से गुड्स का उत्पादन करेगी या क्या उत्पादन करना है, फिर उस उत्पादन को करेगा कौन और क्यों करेगा, फिर उन उत्पादों को इस्तेमाल कौन करेगा। परंतु यदि कोई अर्थव्यवस्था इन सवालों का जवाब ना दे या कोई समाज संगठित होकर इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है, तो वहां पर रहने वाले समाज के लोगों का व्यवहार स्वतः इन प्रश्नों का उत्तर दे देता है, जिसे हम आगे के कोर्स में देखेंगे। और ऐसा समाज, ऐसे समाज की अर्थव्यवस्था, ऐसा समाज या ऐसे समाज की अर्थव्यवस्था को प्रायः बाजार अर्थव्यवस्था या मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। प्रायः यह अर्थव्यवस्था विकृत होने पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बन जाती है, पर उसके बारे में हम बाद में जानेंगे। तो अगर इस प्रकार से देखा जाए तो हम ये पाते हैं कि कुल मिलाकर के दो प्रकार अर्थव्यवस्थाओं के हो जाते हैं। अर्थव्यवस्था क्या है इसे हम थोड़ा बाद में जानेंगे, पर हम उनके प्रकार को पहले जानेंगे, क्योंकि प्रकार जानना यहाँ पर जरूरी है। तो हम अर्थव्यवस्था को अंग्रेजी में इकोनॉमी कहते हैं। तो इकोनॉमी के दो प्रकार होते हैं, यानी अर्थव्यवस्था के दो प्रकार होते हैं। एक प्रकार होता है मार्केट इकोनॉमी और एक होता है नॉन मार्केट इकोनॉमी। जो हमने 3 प्रश्न बताए थे, उन 3 प्रश्नों का उत्तर जब कोई समाज प्लान्ड वे में देता है, प्लानिंग करके देता है, तो उसे नॉन मार्केट इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं। लेकिन अगर इन सवालों का उत्तर कोई अर्थव्यवस्था नहीं देती है तो उसे मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। इस प्रकार विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में विभिन्न प्रकार के फाइनल गुड्स निकल कर आ सकते हैं। जैसे कहीं पर समाज अनाज का उत्पादन ज़्यादा कर सकता है और कहीं पर फल का, कहीं पर कपड़े का और कहीं पर मोटर गाड़ी का। इस प्रकार यदि अलग अलग उत्पादों को एक बंडल में रखकर उनका एक सेट बनाएं, यानी कहीं पर अनाज का ज़्यादा उत्पादन हुआ तो 1 टन अनाज, 50 किलो फल, 10 कपड़े और 5 मोटर गाड़ी का एक सेट बन गया। ऐसे ही इनकी संख्याएं हर जगह अलग अलग होती रहेंगी, हर जगह के रिसोर्सेज के अलग अलग होने के अनुसार। तो अगर रिसोर्सेज सेम हो तो उनसे भी उत्पाद के संभावी कई सारे सेट बनते हैं। अब अर्थव्यवस्था को ये चुनना होता है कि वो उन सेट में से कौन से सेट को चुनेगी। पर मान लीजिए कि एक सेट में किसी एक पार्टिकुलर गुड को बढ़ाने के लिए अगर हम दूसरे गुड को घटाते हैं, तो दूसरे गुड को हम जितना घटाते हैं उसे दूसरे गुड का अपॉर्चुनिटी कास्ट कहते हैं। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं, आप परेशान मत होइए। जैसे कि यदि आपके पास मान लीजिए 50 रुपये हैं, मान लीजिए कि आपके पास 50 रुपये हैं, मान लीजिए कि आपके पास 50 रुपये हैं। मान लीजिए कि आपके पास 50 रुपये हैं और इन 50 रुपये का उपयोग करके आपको
दो चीज़ें खरीदनी है। एक तो आपको खरीदना है आम और दूसरा आपको खरीदना है अमरूद। अब देखिए, मैंने ये आपके ऊपर कंडीशन लगा दी है कि एक आम 10 रुपए का है, एक आम 10 रुपए का है, एक अमरूद 5 रुपए का है। अब मान लीजिए कि आपने 3 आम खरीदे और 4 अमरूद खरीदे, तो इस तरीके से आपने 50 रुपए का यहाँ पर खर्चा कर दिया। ये 50 रुपए आपके यहाँ पर खर्च हो गए। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप एक आम और खरीदना चाहें तो उसके बदले आपको 2 अमरूद वापस करने पड़ेंगे, और यही आम की अपॉर्चुनिटी कास्ट है, यानी कि एक आम और आपको लेने के लिए 2 अमरूदों का आपको मूल्य चुकाना पड़ेगा। इकोनॉमी में भी चूंकि संसाधन सीमित होते हैं, तो इसीलिए कभी कभी हमें कहीं कहीं पर ये चीज़ देखनी पड़ती है, अपॉर्चुनिटी कास्ट पे करनी पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी घर में एक महिला है जिसको एक साड़ी खरीदनी थी, लेकिन तभी उसके परिवार में उसका बच्चा बीमार पड़ जाता है और बच्चे का इलाज करवाने के लिए वह साड़ी नहीं खरीद पाती। तो उस जगह पर जो बच्चे के इलाज करवाने के लिए पैसे खर्च हो गए, साड़ी नहीं खरीद पाए, उसे वहाँ पर इसका अपॉर्चुनिटी कास्ट कहा जाता है। अब मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप इस बात को पूरी तरह समझ चुके होंगे, और थोड़ा बहुत डिस्क्रिपेंसीज इस लेक्चर में हो रही हैं चूँकि पहला लेक्चर है और ये डिजिटल बोर्ड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डील। तो धीरे धीरे आपको और ही क्लियरिटी से कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। फिलहाल मैं अगले मुद्दे पर आता हूँ, अगले कॉन्सेप्ट पर आता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उपयोगिता क्या होती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप इस चीज़ को अभी से समझ लें, ढंग से समझ लें, क्योंकि ये कई जगह इस्तेमाल हो सकती है। कि अगर यूज़ ना भी हो तो इससे आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हो पाएंगे। उपयोगिता, उपयोगिता क्या होती है? किसी भी चीज़ की उपयोगिता क्या होती है? किसी वस्तु की उपयोगिता उसकी मांग पर निर्भर करती है तथा मांग उपयोगिता पर निर्भर करती है। यदि किसी वस्तु की मांग ज़्यादा है तो उसकी उपयोगिता भी ज़्यादा होगी। इसलिए उपयोगिता से ही वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। किसी भी गुड्स का यदि मूल्य ज़्यादा है तो उसे ज़्यादा उपयोगी माना जा सकता है। यदि वस्तु उपयोगी है तो इसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति अधिक खुश होगा और अधिक संतुष्ट महसूस करेगा। यदि वस्तु अधिक मात्रा में उपलब्ध हो तो एक समय के बाद दी जाने वाली एक्स्ट्रा वस्तु की कोई उपयोगिता नहीं रहती। जैसे कि यूपीएससी की तैयारी करने में अधिकतम 2 वर्ष का समय लगता है, ऐसा मान लेते हैं। तो किसी भी बच्चे को तैयारी करने के लिए दिया गया तीसरा वर्ष अनुपयोगी होगा। अर्थात अगर किसी बच्चे को 3 साल बाद यूपीएससी के एग्जाम में बैठना है तो प्रायः ऐसा पाया गया है कि पहले वर्ष वह बच्चा बिल्कुल तैयारी नहीं करेगा और पहले वर्ष को वो व्यर्थ गंवा देगा। इस प्रकार से पहला वर्ष बच्चे के लिए अनुपयोगी हो जाता है। मैं आपको और बताना चाहता हूं कि इसी प्रकार यदि भूखे व्यक्ति को खाना दिया गया हो जिससे उसका पेट भर जाए तो दिया जाने वाला एक्स्ट्रा खाना उसके लिए उपयोगी नहीं होता है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि पेट भर जाने के बाद बचा खाना लोग फेंक देते हैं, परंतु खाने के बाद खाने के लिए अगर उसे कोई ऐसी मिठाई दे दी जाए जैसे कि रबड़ी,
जो खाने वाले को बहुत पसंद हो, तो उसे यह विचार जरूर आएगा कि अरे थोड़ा कम खाया होता तो पेट में जगह रहती और इसे भी खा लेता। मान लीजिए कि उसे रबड़ी बहुत पसंद है, तो उसका पेट भर जाने के बाद भी वो थोड़ी सी रबड़ी खा लेगा। पर अगर वो एक लिमिट से ज्यादा उसे नहीं खा पाएगा। अगर 10 ग्राम रबड़ी और खाने के लिए किसी व्यक्ति को 5 ग्राम खाना कम खाने की जरूरत थी, तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर, एक मैं नया आपको बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर प्रतिस्थापन की सीमांत दर, जिसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, वो यहां पर 10/5 10 ग्राम बटे 5 ग्राम बराबर 2 हो जाएगी। ये प्रतिस्थापन की सीमांत दर जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती है वैसे वैसे घटती जाती है। यानी Q अगर इंक्रीज होगा तो इसका मतलब है कि MRS यानी प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती चली जाएगी। इसे और ठीक से आइए समझते हैं कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसे 10 ग्राम और रबड़ी खाने के लिए 5 ग्राम कम खाना खाना था। तो मान लीजिए कि वो 5 ग्राम कम ही खाना खाया होता, तो भी अगर वो 10 ग्राम और रबड़ी खा लेता तो उसके बाद 10 और ग्राम रबड़ी खाने के लिए उसे शायद 3 ही ग्राम कम खाना खाना होता। इस बात को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, एक और दूसरे उदाहरण से समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को गाना गाना भी पसंद है, गाना सुनना भी पसंद है और चेस खेलना भी पसंद है, तो अगर व्यक्ति ने 1 घंटे चेस खेला है और 1 घंटे गाना सुना है, ठीक है, अब वो थक गया है और इन दोनों चीज से वो गया थक। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि वही व्यक्ति और 1 घंटे अगर और आधा घंटे चेस खेलना चाहता, मान लीजिए कि वो 1.5 आवर चेस खेलना चाहता है, इसको थोड़ा इस तरीके से लिख लेते हैं कि अगर ये 1.5 घंटे चेस खेलना चाहता है तो आप शायद ये कहेंगे कि फिर इसे आधे ही घंटे गाना सुनना चाहिए था। लेकिन अब यहां पर बात ये हो जाएगी कि अगर वही व्यक्ति मान लीजिए कि 1.6 आवर्स यानी थोड़ा सा और 0.1 घंटे चेस और खेलना चाहता है, ठीक है, तो शायद उसे गाने में कम ही कटौती करनी पड़ेगी, यानी कि वो शायद 0.45 घंटे गाना सुने, क्योंकि गाना उसने कम सुना है तो गाने में उसे इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा, जबकि चेस में इंटरेस्ट घटता चला जाएगा। और गाना उसने बहुत कम सुना है तो उसमें इंटरेस्ट आएगा, अगर दोनों में बराबर इंटरेस्ट है तो इस तरीके से मैं आपको शायद ये कॉन्सेप्ट वैसे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, तो अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, आपके लिए टफ पड़ रहा है, तो आप इसको लीव कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से आपने देखा कि आज की क्लास बहुत छोटी रही और मैंने आपको कुछ ही कॉन्सेप्ट्स बताए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आने वाली क्लासेस में मैं आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स बताऊं और आप उसको समझेंगे, सुनेंगे और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसलिए अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए और इकोनॉमिक्स को समझने के लिए आप हमारे चैनल सा यूपीएससी से जुड़े रहें। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।